हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैक टेक्नो क्रैक्स में। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड सारी थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। उसके डायरेक्शनल नेचर के बारे में भी समझ लिया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सेलरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को अपन हिंदी में बोलते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं? त्वरण। तो एक्सेलरेशन जो होता है वो हमें बताता है कि आपकी स्पीड, आपकी वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है। क्या बताता है? आपकी स्पीड या वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन के पास भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। ठीक है ना। इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसको फाइंड आउट करते हैं ए इज इक्वल्स टू वेलोसिटी बाय टाइम। मतलब अगर आप एक जनरल यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो वेलोसिटी अपॉन टाइम का रेशियो जो होता है उसे अपन एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन हमारे पास दो तरीके का होता है। ठीक है, एक होता है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, और दूसरा होता है हमारे पास एवरेज। दूसरा हमारे पास होता है एवरेज। एक होता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और दूसरा होता है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन। अब इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन की। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, जहां पर डेल्टा वी क्या है हमारे पास? डेल्टा वी हो जाएगा हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी। ये हो जाएगा हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी। और डेल्टा टी, डेल्टा टी हमारे पास हो जाएगा टाइम ड्यूरेशन। क्या हो जाएगा? टाइम ड्यूरेशन। कौन सा टाइम ड्यूरेशन? इतनी वेलोसिटी चेंज करने में इतना टाइम ड्यूरेशन लगा। ठीक है ना, तो ये वाला टाइम ड्यूरेशन है। और जब अपन एक्सेलरेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इन दोनों का रेशियो बना लेंगे तो हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, इसको हम दूसरी तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, वी एवरेज इज इक्वल्स टू वी फाइनल, मतलब फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस वी इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। ठीक है, तो ये हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो जाएगा? लिमिटिंग केस किसका? डेल्टा टी टेंस टू जीरो का। मतलब अगर हम एवरेज एक्सेलरेशन का लिमिटिंग केस ले लेते हैं तो वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है डी बाई डी टी ऑफ वी। आई बात समझ में? तो जब हम लिमिटिंग केस ले लेते हैं डेल्टा टी टेंस टू जीरो, मतलब आपने इस टाइम ड्यूरेशन को बहुत ही छोटा कर दिया। आपने उस टाइम ड्यूरेशन को बहुत ही छोटा कर दिया। तो जब आपने टाइम ड्यूरेशन को बहुत ही छोटा कर दिया तो एक्सेलरेशन काय में कन्वर्ट हो गया? डिफरेंशिएशन में, मतलब रेट में। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? इससे हम लिख सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to टाइम। आई बात समझ में? मतलब आपकी वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में कितने रेट से चेंज हो रही है उसे अपन बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो आपको ये याद रखना है कि ये आपके ए इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला है ये। ठीक है, ये ए इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला है और ये एवरेज का फॉर्मूला है। अब चलिए थोड़ा ग्राफ से हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक वी और टी ग्राफ है। ठीक है, और यहां पर हमारे पास, पहले इसी को कंसिडर कर लेते हैं, तो हमारी वेलोसिटी कुछ इस तरीके से बढ़ रही है। ठीक है ना, ये हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है। कैसे पता चला? हमने कोई भी टाइम इंस्टेंट लिया t1, तो t1 टाइम पर हमारी वेलोसिटी थी v1, और एक दूसरा टाइम इंस्टेंट लिया t2, और इस t2 टाइम पर हमारी वेलोसिटी थी v2। ओके, आई बात समझ में? तो अगर हम ट्रायंगल कंप्लीट करके यहाँ पे एक थीटा बना देते हैं तो ये लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी? ये लेंथ हमारे पास आ जाएगी v2 माइनस वी1। और ये वाली लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी? ये लेंथ हमारे पास आ जाएगी t2 माइनस t1, मतलब डेल्टा टी। तो अगर आप देखें टेन थीटा, तो टेन थीटा हमारे पास आ जाएगा डेल्टा v बाय डेल्टा टी। और ये क्या है? ये स्लोप है।
किसका? इस वाले ग्राफ का। तो हम बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ। ठीक है ना? तो एक्सेलरेशन को हम क्या बोल सकते हैं? स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ। अब जरूरी नहीं है आपके पास हमेशा ग्राफ सीधा ही आए, मतलब आपकी वेलोसिटी लीनियर रूप में ही, लीनियर फॉर्म में ही बढ़े। आपकी वेलोसिटी हो टेढ़ी मेढ़ी होते हुए भी बढ़ सकती है, वेरिएबल वेलोसिटी का ग्राफ अलग होता है। ठीक है? तो ये एक बिल्कुल जस्ट सिंपल ग्राफ बताया था अपन ने। अब आप डेल्टा टी को बहुत ही छोटा करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे? डेल्टा टी को बहुत ही छोटा करते जाएंगे, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एक दूसरे के पास आना शुरू कर देंगे और एक पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हमें टेंजेंट मिलेगा। ये मैं बेसिक मैथमेटिक्स में आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूं। आप लेक्चर को रिवाइंड करके, आपको लेक्चर बेसिक मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाके वो लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है? तो यहां तक आपको बात समझ में आई? चलिए, तो यहां तक की बात आपको समझ में आ चुकी है। अब हम बात करते हैं इसके डायरेक्शनल नेचर की। ठीक है? सपोज कीजिए हमारा पार्टिकल इस तरीके से मोशन कर रहा है ना? इस पाथ के ऊपर हमारा पार्टिकल मोशन कर रहा है, तो किसी टाइम पर उसकी वेलोसिटी इधर थी। ठीक है ना? और किसी टाइम पर उसकी कुछ टाइम बाद उसकी वेलोसिटी इधर हो गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। भाई वो ऐसे जा रहा है, ठीक है ना? तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, और कुछ टाइम बाद उसकी वेलोसिटी इधर हो गई, इस तरीके से। ठीक है? ये आपको बात समझ में आई? अब हम क्या करेंगे? हम इस पॉइंट और इस पॉइंट को देखेंगे, या फिर वेलोसिटीज को देखेंगे। तो इसे मैं बोल देता हूं v1, इसे मैं बोल दूंगा देता हूं v2, और इसे मैं बोल देता हूं v3। ठीक है? डायरेक्ट नेचर समझने की कोशिश करेंगे। v1 और v2, हमें यहां से क्या बताया गया है कि एवरेज क्या होता है? डेल्टा v बाय डेल्टा टी। तो हमें डेल्टा v निकालना जरूरी है। डेल्टा v क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो देखिए, अगर मैं यहां से लेके बात करूं तो ये t1 इंस्टेंट पर पार्टिकल यहां था, t2 इंस्टेंट पर पार्टिकल यहां था, और t3 इंस्टेंट पर पार्टिकल यहां था। तो v2, ठीक है? v1 को ऐसा कैसा उठा के अगर मैं यहां ले आता हूं, देखिए v2 को ऐसा कैसा उठा के मैं यहां ले आता हूं, ये v2 हो गया साहब। ठीक है ना? हमने वेक्टर के अंदर ये अच्छे से पढ़ा था कि वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज किए बिना, देखिए ना मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज की ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज किया, ऐसा कैसे मैं यहां ले आया और उन दोनों की टेल को एक कॉमन पॉइंट पर जोड़ दिया। तो ये कितना हो गया? v1, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा v2। ठीक है? अब डेल्टा v अपन को मालूम है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डेल्टा v आएगा। ठीक है ना? तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डेल्टा v आएगा। ये जो बीम लाइन है ये डेल्टा v की है, लेकिन डेल्टा v की डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शनल नेचर समझ रहे हैं ना अपन? तो डेल्टा v की डायरेक्शन क्या होगी? डेल्टा v की डायरेक्शन होगी किस डायरेक्शन में? अंदर की तरफ, डेल्टा v। ठीक है? ये हमारा पाथ था, तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा v। अब डेल्टा v की डायरेक्शन इधर ही क्यों ली, इधर क्यों नहीं ली, ये भी आपको समझना जरूरी है। तो डेल्टा v की डायरेक्शन इधर लेने का मतलब ये है कि जब मैंने v1 वेक्टर में डेल्टा v जोड़ा तो मेरे को v2 वेक्टर मिला। ठीक है? या फिर मैं यूं बोल सकता हूं इसको कि जब मैंने इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर में चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर को जोड़ा तो मेरे को फाइनल वेलोसिटी वेक्टर मिला। आई कुछ बात समझ में? ठीक है ना? ये इनिशियल वेक्टर है, इसमें हमने एक वेक्टर क्वांटिटी ऐड करी तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी वेक्टर आ गया। तो अगर मैं इस डेल्टा v को यहीं रखता हूं, v1 को इधर ले जाता हूं, तो मेरे पास क्या जाएगा? डेल्टा v इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ठीक है? तो हमें कैसे पता चलेगी ये इक्वेशन हमारे पास कहां से आई है? ये हमारे पास आई है ट्राइंगल लॉ से। आप वेक्टर वाली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, उसमें हमने वेक्टर का ट्राइंगल लॉ पढ़ा था। क्या पढ़ा था ट्राइंगल लॉ? कि फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर इन सेम मैनर, मतलब एक के बाद एक साइकिल में, है ना? फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर इज इक्वल टू थर्ड वेक्टर इन अपोजिट मैनर। ये देखो, इसको ऊपर से नीचे आना चाहिए था, लेकिन ये नीचे से ऊपर जा रहा है। तो इन दोनों वेक्टर को जब मैं ऐड करूंगा तो रिजल्टेंट वेक्टर ये मिलेगा अपन को। यही पढ़ा था अपन ने ट्राइंगल लॉ में। तो उससे अपन ने ये इक्वेशन बनाया और डेल्टा v हमारे पास इस तरीके से आ गया। तो डेल्टा v की डायरेक्शन आप इधर निकाल सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि t1 पॉइंट
और T2 पॉइंट, मतलब T1 से लेके T2 टाइम ड्यूरेशन में जब पार्टिकल यहां से लेके यहां तक गया है तो उस दौरान उसका एक्सेलरेशन कहां है, इस लाइन के अलोंग। उस दौरान उसका एक्सेलरेशन कहां है, इस लाइन के अलोंग, है ना, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं T2 से T3, है ना, अब हम बात करते हैं T2 से T3। तो फर्स्ट केस में हमने क्या करा था, फर्स्ट केस में हम इस वाले वेक्टर को, मतलब T1 से T2 के लिए ये वाला वेक्टर फाइनल वेक्टर है, तो फाइनल वेक्टर को हमने इनिशियल वेक्टर के पास शिफ्ट कर दिया था बिना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज किए। उसी तरीके से इन दोनों के केस में T2 और T3 की जब हम बात करेंगे, इस टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, जब हमारा पार्टिकल यहां से लेकर यहां तक अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा था, तो ये फाइनल वेक्टर हो जाएगा और अब ये इनिशियल वेक्टर हो जाएगा। बात समझ में आ रही बच्चों? तो फाइनल वेक्टर को हम शिफ्ट कर लेंगे ऐसा का ऐसा, फाइनल वेक्टर को शिफ्ट कर लेंगे ऐसा का ऐसा बिना डायरेक्शन चेंज किए, तो फाइनल वेक्टर हमारे पास आ जाएगा इधर, ठीक है, और इसको अपन क्या बोल देंगे, V3। अब आप एक चीज मेरे को बताइए कि डेल्टा V हमें मालूम है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आएगा। डेल्टा V हमें पता है कि यहां से यहां तक डेल्टा V है, तो हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, ये ब्लू कलर की लाइन हमारी डेल्टा V है। अगेन इसकी डायरेक्शन, तो हम वापस वही रोल यूज करेंगे, तो इसकी डायरेक्शन हमारे पास आ जाएगी, ये इनिशियल वेक्टर हो गया, तो इनिशियल वेक्टर प्लस समथिंग मतलब चेंज इन वेक्टर, तो ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा V, ठीक है। इसको भी हमने डेल्टा V बोला था, तो इसको अपन बोल देते हैं डेल्टा V12, ठीक है ना, टाइम इंटरवल 1 से 2 तक के लिए चेंज इन वेलोसिटी, और इसको अपन बोल देंगे डेल्टा 23, है ना, डेल्टा V23। आई बात समझ में? अब देखिए T2 से लेके T3 तक का जो मोशन है, ये वाला मोशन, इतने मोशन के दौरान एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। मतलब यहां पे हमने एक चीज और देखी कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अलोंग डेल्टा V वेक्टर। मतलब आपके चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन इसके एक्सेलरेशन की होगी, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि T1 से T2 तक के इंटरवल के लिए डायरेक्शन ये थी, T2 से T3 के लिए डायरेक्शन ये हो गई। आ रही है ना कुछ बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है, ठीक है। अब ये दोनों एक्सेलरेशन एक दूसरे को यहां पर कट कर रहे हैं, क्या कट कर रहे हैं, यहां पर कट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, T1 से लेके T3 तक, ठीक है ना, यहां से लेके यहां तक का जो पाथ है उसके लिए ये पॉइंट सेंटर की तरह काम करेगा। मतलब इस सर्कुलर आर्क का जो सेंटर है वो ये है, ठीक है ना। आगे सर्कुलर मोशन में अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको पता चल गया एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहले आपको डेल्टा V निकालना होगा, उसके बाद आपको डेल्टा T से डिवाइड करना होगा, मतलब ये टाइम ड्यूरेशन कितना है उससे डिवाइड करना होगा। यहां तक आपको बात समझ में आई? बिल्कुल सही है। अब चलिए हम बात करते हैं इसके सम की, ठीक है। तो हम जानते हैं V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो जैसा कि हमको पता है V2 माइनस V1, तो अगर मैं यहां पर एक V1 बनाता हूं, ये V1 वेक्टर है, मतलब इनिशियल वेक्टर मान लो, इनिशियल वेक्टर, और ये मेरे पास फाइनल वेक्टर है, ये मेरे पास फाइनल वेक्टर है, ठीक है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मेरे पास क्या आ जाएगा, इस डायरेक्शन में इतने ही मैग्नीट्यूड का ये आ जाएगा माइनस VF, ठीक है। ये प्लस VF था तो ये माइनस VF इधर आ जाएगा। ट्राइंगल लॉ लगाएंगे अपन, ठीक है। ट्राइंगल जो लॉ जब हमने लगाया है, पैरेललोग्राम लॉ लगाया, तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो हमें क्या दे देगा, वो हमें दे देगा चेंज इन वेलोसिटी। अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस 30, पाई माइनस थीटा, ठीक है। और ये हमें कितना दे देगा, डेल्टा V। डेल्टा V का क्या देगा ये हमें, मैग्नीट्यूड, ठीक है। वेक्टर वाला चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, तभी आपको ये आगे की चीजें समझ में आएगी, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, हमने मान लिया। तो अगर ये प्लस VF है, तो अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही लेंथ का वेक्टर बना देंगे तो वो माइनस VF वेक्टर हो जाएगा,
ये क्या है आपके पास माइनस वी एफ वैक्टर। अब इन दोनों वेक्टर्स को हम ऐड करेंगे, मतलब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं वी टू वैक्टर प्लस माइनस वी वन वैक्टर, इसी तरीके से लिख सकते हैं ना, और इसका मॉड। तो जब हमने इन दोनों वेक्टर्स को ऐड किया तो जो पैरेललोग्राम बना उसका डायगोनल आपको डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड देगा। अब डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड इस तरीके से निकलेगा वी टू वैक्टर माइनस वी वन वैक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, फॉर्मूला अपन ने लगाया था आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला हम यहाँ कहेंगे, पहले वेक्टर को ए बोल देंगे, दूसरे वेक्टर को बी बोल देंगे, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा बी इनिशियल स्क्वायर प्लस बी फाइनल स्क्वायर, इन दोनों के बीच एंगल है प्लस 2 बी इनिशियल बी फाइनल इंटू कॉस, एंगल कौन सा आएगा इन दोनों के बीच में, कौन सा एंगल है ये वाला पाई माइनस थीटा। तो यहां पर अपन लिख देंगे बी एफ इंटू कॉस पाई माइनस थीटा। थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेना अपन, जगह नहीं थी इसलिए मैंने डायग्राम को बिगाड़ना सही नहीं समझा। अब इसका पूरे का अंडर द रूट, भाई ऐसे निकला था अपने पास। अब cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला चल के आ जाएगा डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड। डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना हो जाएगा, अंडर द रूट इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2 इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, हम यहाँ पे cos थीटा कर देंगे तो cos थीटा। तो ये फॉर्मूला भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है ना भाई। डायग्रामेटिकली ग्राफिकली आप इस तरीके से डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम डायरेक्शन की बात करें, ठीक है ना, अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन में हमेशा इनिशियल वेक्टर को अपन रेफरेंस वेक्टर लेते हैं, तो रेफरेंस वेक्टर से ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूं बच्चों, कंफ्यूज मत होना। पाई माइनस थीटा तो इन दोनों के बीच का एंगल था, पाई माइनस थीटा इन दोनों के बीच का एंगल था, लेकिन रिजल्टेंट और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल अगर हम अल्फा लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा tan अल्फा। अब tan अल्फा किसके बराबर होता था, बी एफ साइन दोनों के बीच में एंगल पाई माइनस थीटा अपॉन बी आई प्लस बी एफ कॉस पाई माइनस थीटा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी अल्फा, मतलब किसने एंगल पर tan इनवर्स, यहाँ पे साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो फाइनल वेलोसिटी का साइन थीटा डिवाइडेड बाय वी एफ कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो वी आई माइनस वी एफ कॉस थीटा। तो ये डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने आपके लिए पूरा एक फॉर्मा तैयार कर दिया है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन का आप यूज इस तरीके से कर सकते हैं, एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड या फिर चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, अब हम एक्सेलरेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा ए, एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर। मतलब अब हम ये देखेंगे कि वेलोसिटी और एंगल के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन से ही पैदा होता है फोर्स। न्यूटन का लॉ आपने पढ़ा होगा, न्यूटन का फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। व्हाट डज इट मीन्स, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी डायरेक्शन चेंज या उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कैसे करवाते हैं, फोर्स से। और फोर्स का मोटिव क्या है, एक्सेलरेशन। फोर्स का मोटिव क्या है, एक्सेलरेशन। तो देखिए एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ क्या करता है, ठीक है, ए पॉइंट, ठीक है, इफ एंगल बिटवीन
लिखेंगे कम, समझेंगे ज्यादा। लिख देते हैं एफ थीटा सबसे पहले तो, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि थीटा लाइज बिटवीन 0 डिग्री टू 180 डिग्री, ठीक है ना। थीटा, थीटा मतलब ये वाला एंगल, हम इस एंगल थीटा की बात कर रहे हैं कि एंगल जो है वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच में थीटा है, और वो 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमारे पास थीटा बराबर 0 डिग्री हुआ तो इसका मतलब ये है, ये रहा हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर, और इसी पॉइंट से ये रहा हमारे पास एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक है। दोनों में से कुछ भी अपन नाम लिख सकते हैं। तो इसको मैंने एक्सेलरेशन वेक्टर लिख दिया और इस व्हाइट वाले को मैंने लिख दिया वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। तो क्या होगा, तो हमें जो याद रखना है वो हो जाएगा स्पीड इंक्रीजेज, स्पीड इंक्रीज होगी, है ना। मैंने ये नहीं कहा कि वेलोसिटी इंक्रीज होगी, मैंने कहा है कि स्पीड इंक्रीज होगी। मतलब आप जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, मोशन किस डायरेक्शन में होता है बताइए। चलिए आप मेरे को ये बताइए आज कि मोशन किस डायरेक्शन में होता है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में या फिर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में। वीडियो पॉज करके आप सोच सकते हैं। हाँ बच्चों, मैंने आपसे पूछा था कि एक्सेलरेशन मोशन, किसी भी पार्टिकल का मोशन किस किस डायरेक्शन में होता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में। तो आप बोलेंगे सर अभी तो आपने कहा कि किसी भी फोर्स से हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में मोशन होएगा। ये बोला था ना थोड़ी देर पहले। नहीं, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट थोड़े से निराले हैं। मोशन हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना। मोशन क्या होता है, हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में मोशन चेंज होता है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में मोशन चेंज होता है। मतलब हमने अगर आपसे पूछा कि आप किस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, तो आप हमेशा कौन सी डायरेक्शन बताएंगे, इनिशियल वेलोसिटी वाली। क्या बताएंगे, इनिशियल वेलोसिटी वाली। जैसे मैं इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा हूं, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, उस मोशन को बढ़ा रहा है। स्पीड इंक्रीज मतलब मोशन बढ़ रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, ठीक है, इसका मतलब मेरे पास स्पीड मतलब वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी वेक्टर इधर है, और एक्सेलरेशन वेक्टर इधर है। भाई तभी तो इनके बीच में 180 डिग्री एंगल होएगा। तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, इस केस में हमें मिलेगा स्पीड डिक्रीजेस एंड पार्टिकल में चेंज डायरेक्शन। चेंज नहीं लिखेंगे स्टूडेंट, हम यहां पे लिखेंगे चेंज की जगह रिवर्स। पार्टिकल में रिवर्स इट्स डायरेक्शन, ठीक है ना, एंड स्पीड अप देन, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, देखिए अब यहां पर मैंने पूछा आपसे कि पार्टिकल का मोशन किस डायरेक्शन में, उस तरफ या इस तरफ, तो आपको हमेशा आंसर देना है वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन पीछे लग रहा है, मतलब कोई फोर्स है जो पीछे की तरफ लग रहा है, मतलब वो इस मोशन को रोकना चाहता है, ठीक है ना। मतलब इस एक्सेलरेशन के करस्पॉन्डिंग जो फोर्स जनरेट होगा वो इस मोशन को रोकना चाहता है, ठीक है। तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो मोशन इस डायरेक्शन में है, कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा है तो स्पीड डिक्रीज होगी, और पार्टिकल रिवर्स इट्स डायरेक्शन। मतलब कोई पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी स्पीड कम होती जा रही, तो एक पॉइंट पर आगे उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, ठीक है ना। उसकी स्पीड 0 हो गई, लेकिन ये एक्सेलरेशन अभी भी लग रहा है, लेकिन ये एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में अभी भी लग रहा है। तो जब उसकी स्पीड 0 हो जाएगी सिर्फ 1 सेकंड के लिए, अब वो पार्टिकल इस डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ही तो मोशन करवाता है। मोशन का कारण क्या है, एक्सेलरेशन, लेकिन मोशन क्या है, वेलोसिटी। गेट माय पॉइंट। तो 0 वेलोसिटी होने के बाद पार्टिकल वापस इधर आने लग जाएगा एंड स्पीड अप देन, और उसके बाद उसकी स्पीड बढ़ने लग जाएगी। बात आई समझ में।
इस कॉन्सेप्ट का यूज हम आगे बहुत सी जगहों पर करेंगे। तीसरी चीज हमारे पास आ जाएगी थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री से बड़ा है थीटा और छोटा है 180 डिग्री से। ठीक है, इसका एग्जांपल आप देख लीजिए कि अगर मेरे पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और एक्सेलरेशन वेक्टर मेरे पास इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन मेरे पास इस डायरेक्शन में है। आई बात समझ में? अब आप देखिए एक्सेलरेशन वेक्टर इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में, मोशन क्या हो रहा है इस डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन क्या करेगा, एक्सेलरेशन मोशन को चेंज करेगा। कितना चेंज करेगा, अपने हिसाब से चेंज करेगा। ठीक है ना, इस वाले केस में मोशन इधर हो रहा था लेकिन एक्सेलरेशन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था, तो एक्सेलरेशन ने पहले उसके मोशन को जीरो किया, मतलब उसकी स्पीड जीरो हो गई, वो एक सेकंड के लिए रुक गया, तो एक्सेलरेशन ने पहले उसके मोशन को जीरो किया। उसके बाद उसने एक्सेलरेशन ने अपने हिसाब से उसके मोशन को अपनी ही प्रभाव में, अपनी ही डायरेक्शन में बढ़ाना शुरू किया। यही समझा था अपन ने यहाँ पे। तो इस केस में भी वही होगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा, इस केस में वेलोसिटी वेक्टर, देखिए इस केस में वेलोसिटी वेक्टर मतलब जो भी पार्टिकल मोशन करेगा उसका वेलोसिटी वेक्टर धीरे 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 इस तरीके से घूमता हुआ घूमता हुआ घूमता हुआ घूमता हुआ इस डायरेक्शन में आके रुक जाएगा। आ रही बात समझ में? वेलोसिटी वेक्टर इस एक्सेलरेशन के प्रभाव में इस तरीके से घूमता हुआ धीरे धीरे घूमता हुआ इसकी डायरेक्शन में आके रुक जाएगा। ये इसकी डायरेक्शन में आके रुक गया। आई बात समझ में? तो मोशन कैसा होगा, मोशन कैसा होगा, मोशन के बारे में हम बात करेंगे। इस केस में हमारे पास स्पीड का सबसे पहले लिखते हैं डायरेक्शन चेंजेस। इस केस में हमारे पास सबसे पहले क्या चेंज होगी, डायरेक्शन, एंड स्पीड ऑल्सो चेंजेस। और इस केस में स्पीड भी चेंज होगी, इस केस में स्पीड भी चेंज होगी। और ध्यान रखने वाली बात जो है वो क्या है, वो ये है पाथ जो होगा आपका ऑब्जेक्ट का वो होगा पैराबोला। वो क्या होगा, पैराबोला। ये आपको अच्छे से याद रखना है कैसे होगा पैराबोला। इसी चैप्टर के आगे वाले टॉपिक 2 डायमेंशनल मोशन में हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है ना, पाथ होगा पैराबोला। अब तीसरी जो चीज है कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि वेलोसिटी वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन वेक्टर आपका इसके परपेंडिकुलर है, ये एक्सेलरेशन वेक्टर है। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो उस केस में आपका जो मोशन होगा, ठीक है, पाथ ऑफ पार्टिकल इज सर्कल, पाथ ऑफ पार्टिकल इज सर्कल। मतलब जब भी आपका वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा तो जो जिस भी पार्टिकल के ऊपर ये दोनों वेक्टर लग रहे होंगे वो पार्टिकल कैसा मोशन फॉलो करेगा, सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन के लिए एक अलग से चैप्टर है, पैराबोलिक मोशन के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन एक अलग से चैप्टर है। तो ये उनके बेसिक्स मैंने अभी आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है ना, कि एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर से क्या होता है। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर हमें इस तरीके से सर्कल बनता है। लेकिन इस केस में स्पीड कांस्टेंट होती है। क्या होती है, स्पीड कांस्टेंट, ओनली डायरेक्शन चेंजेस। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। जब थीटा की वैल्यू 90 होगी तो आपकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है, स्पीड कांस्टेंट होती है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसे डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं।
तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम एक्सेलरेशन का एक नाम दे देते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन। क्या दे देते हैं? नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो उसके लिए हम एक डेफिनेशन लिख देंगे छोटी सी, ठीक है ना। सर्कुलर मोशन में इस वाला एक्सेलरेशन को हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन नॉर्मल एक्सेलरेशन के लिए एक डेफिनेशन लिख देते हैं। इट इज रेट चेंज ऑफ डायरेक्शन। इट इज रेट चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है ना। जहां जहां पर मैं v के ऊपर एरो बना रहा हूं वो वेक्टर कहलाएगा, और अगर मैं सिंपल v बनाता हूं तो वो वेलोसिटी कहलाएगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा, ठीक है ना। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन इज द रेट चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ v। उसके बाद नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाएगी डी पार्ट, ठीक है ना। इफ v इक्वल टू 0, ठीक है ना, इफ वेलोसिटी इक्वल टू 0, देन एक्सेलरेशन में और मे नॉट बी 0, ठीक है। तो देखिए, अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, मतलब कोई पार्टिकल रुका हुआ है, इसका मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, यही हुआ ना, इसका मतलब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। और अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा तो एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। तो उस केस में हम मे वर्ड यूज कर लेंगे, मतलब जब पार्टिकल का मोशन 0 है तो एक्सेलरेशन में बी 0, ठीक है ना। यहां पे इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है ना। v इक्वल 0 देन एक्सेलरेशन में बी 0, उस केस में ये 0 हो सकता है। लेकिन आपको इसको ध्यान रखना है, थ्योरी, नीट की थ्योरी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बच्चों, है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और यही क्वेश्चन आपको उलझा के ले जाते हैं। तो देखिए, अब से इस मे नॉट के लिए पढ़ते हैं। अगर वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे मैंने वेक्टर नहीं लगाया, देखो यहाँ पे मैंने वेक्टर नहीं लगाया, मैंने कहा कि अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 0 है, इसका मतलब अगर स्पीड 0 है तो एक्सेलरेशन मे नॉट बी 0, एक्सेलरेशन 0 नहीं भी हो सकता है। मे नॉट का मतलब एक्सेलरेशन 0 नहीं भी हो सकता है। कैसे? एग्जाम्पल, ठीक है ना। प्रोजेक्टेड पार्टिकल एट मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो देखिए, ये हमारी धरती है, यहां से हमने कोई एक पार्टिकल प्रोजेक्ट किया, ऊपर की डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड यूज है, तो वो ऊपर जाएगा, लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है? नीचे की तरफ है। तो यही वाला केस हो गया, है ना। मोशन हो रहा है, देखिए वेलोसिटी वेक्टर u वेक्टर ऊपर की तरफ है, तो मोशन हो रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, तो वो इसके मोशन को रिटार्ड करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। तो ये पार्टिकल कुछ समय के बाद जाके यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर, कहां पर? मैक्सिमम हाइट पर रुक जाएगा। तो यहाँ पर v 0 होगा, नहीं होगा? रुक जाएगा। लेकिन क्या इस समय पर ये g 0 हो रहा है क्या? नहीं, ये तो दिन रात हमेशा 24 घंटे हमेशा लगता ही रहता है एक्सेलरेशन। तो ये एग्जांपल है इसका, मे नॉट का। आपको बात समझ में आई? जी बिल्कुल, बढ़िया। तीसरी चीज देखते हैं कि इफ एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म, इफ एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म, है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? में चेंज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ, ठीक है। एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म, अब इफ एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा? जब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ भी चेंज नहीं हो। जैसे ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जो धरती को जो हमें धरती की तरफ खींचता है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है बच्चों। मतलब इसकी वैल्यू है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कभी चेंज नहीं होती, मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया। और इसकी डायरेक्शन है हमेशा क्या? डाउनवर्ड्स? नहीं, इसकी डायरेक्शन है हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ प्लेनेट या फिर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ।
डाउनवर्ड भी बोल सकते हैं, कोई खास बात नहीं है, ठीक है ना। तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती, तो इस एक्सेलरेशन को हम बोल देंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन अगर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, मे चेंज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, या फिर दोनों भी चेंज कर सकता है, ठीक है ना, देन तब हमारे पास क्या होगा, या तो मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा। तो किस केस में करेगा, या तो एक्सेलरेशन हमारे पास हो है टाइम का फंक्शन, और या फिर एक्सेलरेशन हमारे पास हो है पोजीशन का फंक्शन। एक्स वाई जेड आर ये क्या होते हैं, पोजीशन होते हैं, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो अगर हमारे पास एक्स टी का फंक्शन है तो एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला आ जाएगा dv बाय dt, है ना। एंड और अगर हमारे पास ये x का फंक्शन है तो a हम लिख सकते हैं dv बाय dt। इसको मैं चेन रूल से यूज करता हूं, dv वेक्टर बाय dx मल्टीप्लाइड बाय dx बाय dt। तो ये जो dx बाय dt है इसको मैं लिख सकता हूं v बाय रेट चेंज ऑफ पोजीशन या फिर रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के बराबर होता है। तो पहला फॉर्मूला तो हमारे पास आ गया, जब हमें एक्सेलरेशन टाइम के फंक्शन में दे रखा हो तो इस तरीके से यूज करना है। और दूसरा, जब हमें एक्सेलरेशन x के फंक्शन में दे रखा हो तो इसको मैं लिख सकता हूँ v, तो मेरे पास आ जाएगा v वेक्टर इंटू, इसको हम लिख सकते हैं dv बाय dx। क्या लिख सकते हैं, dv बाय dx। तो यहां से हम एक चीज निकालते हैं, अगर मैं dv निकालता हूं dv, तो मेरे पास हो जाएगा a डॉट dt, ठीक है। अगर मैं दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर देता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, ये हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कब थी, t इक्वल टू 0 पर। फाइनल वेलोसिटी कब थी, ये t2 और इसको t1 बोल देते हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया अंडर, भाई इंटीग्रेशन से क्या मिलता है, एरिया, डिफरेंशिएशन से क्या मिलता है, स्लोप। हमने यहाँ पे पिछले वाले पार्ट में स्लोप भी समझाया था, इस एरिया अंडर ए टी ग्राफ। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब इधर आ जाते हैं हम बात करने इधर हम बात करेंगे। तो इस वाले फॉर्मूले को आप देखिए, एक्सेलरेशन डॉट dx इज इक्वल टू v इज इक्वल टू v डॉट dv, ठीक है। दोनों तरफ अगर अपन इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ इंटीग्रेंड हमारे पास v, तो ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, और यहाँ पे इंटीग्रेंड है x, तो ये हमारे पास हो जाएगा इनिशियल लोकेशन से फाइनल लोकेशन, ठीक है। तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं, मतलब इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए एक्स ग्राफ इज इक्वल टू, इसको क्या बोल देंगे, एरिया ऑफ एक्स ग्राफ इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2 माइनस v इनिशियल स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ ए एक्स ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी का स्क्वायर का डिफरेंस। तो इस तरीके से भी आप इन न्यूमेरिकल्स में इन फॉर्मूलों को अच्छे से यूज कर सकते हैं।